हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं जावी की हॉक्स एप्लीकेशन का जो ड्रामा है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बिकॉज उसमें एक और शॉकिंग रिविलेशन हुआ है। जिस बंदे ने जावी के नाम का फेक एप्लीकेशन बना के एएफएफ को सेंड किया था उसका अब रिविलेशन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, एज पर दी टेलीग्राफ इंडिया रिपोर्ट, वो और कोई नहीं, एक 19 साल का वीआईटी वेलोर का कॉलेज स्टूडेंट था जिसने एएफएफ के साथ ये प्रैंक किया। उसने कन्फेस किया कि मैंने 4 एंड 5 जुलाई को एएफएफ को यहाँ पे जावी के नाम का फेक ईमेल आईडी बना के एप्लीकेशन सेंड किया था, लेकिन उसमें मैंने सीवी अटैच नहीं किया था, ये भी उसने कन्फेस किया। एंड पूरा जो एप्लीकेशन का ड्राफ्ट है वो उसने चैट जीपीटी से बनाया था। तो ये था पूरा जावी की हॉक्स एप्लीकेशन का ड्रामा जिसने पूरी वर्ल्ड में इंडियन फुटबॉल की बदनामी की। बट क्वेश्चन इज कि भाई एएफएफ का एचआर डिपार्टमेंट क्या कर रहा था। अगर आपको इस तरह का फेक एप्लीकेशन आया है तो पहले ही आपको उनको स्क्रूटिनाइज कर लेना चाहिए था, या फिर उसको यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए था। एंड देन आपके जो हायर अथॉरिटीज है वहाँ पे जो सारे रियल एप्लीकेशन है वही सेंड करने चाहिए थे। और दूसरा क्वेश्चन कि भाई आपको पब्लिकली ये बताने की क्या जरूरत थी कि भाई हमें जावी का एक ऐसा एप्लीकेशन आया कि जिससे ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ, कि जिससे वह इंडियन फुटबॉल एंड एएफएफ एंड सबकी यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हो गई। तो दैट शोज द एएफएफ्स इनकम्पिटेंसी, उनके एचआर डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे आपको ये क्लियरली इस पूरे यू कैन से कि कंट्रोवर्सी से पता लग सकता है। एंड दूसरा चीज़ कि वो लड़के को भी आई डोंट थिंक सो कि कुछ यहाँ पे एक्शन दिए जाएंगे, क्योंकि एक तो पहले भाई एएफएफ ने को ओपन रखा था, हर कोई अप्लाइड कर सकता था। दूसरा कि आई थिंक एएफएफ अभी उस कंडीशन में है भी नहीं कि एक और लीगल बैटल में वो फंसे। तो ये था पूरा हॉक्स एप्लीकेशन का ड्रामा ऑफ जावी। व्हाट डू यू थिंक गाइस, आपका क्या ओपिनियन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड बात करनी है इंडियन नेशनल टीम के अब रियल कोच सिलेक्शन की, क्योंकि जब से वो 3 नाम शॉर्टलिस्ट हुए हैं उसके तुरंत बाद ये जावी वाला ड्रामा आ गया, और जिसने पूरा जो अटेंशन है लोगों का वो डाइवर्ट कर दिया। लेकिन फैंस आर वेटिंग फॉर दी न्यू हेड कोच अपॉइंटमेंट। उसमें भाई देखिए 3 कोचेस ज़रूर हैं, लेकिन एट द मोमेंट रेस में 2 ही कोच हैं, खालिद जमील एंड स्टीफन कॉन्स्टाइन। स्टीफन टेरकोविच के बनने के चांसेस मतलब लेस देन 1% आप बोल सकते हो। यहाँ पे खालिद जमील के चांसेस है 70 to 80%, एंड देर इज ए स्टिल 20% चांस ऑफ स्टीफन कॉन्स्टाइन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे स्टीफन कॉन्स्टाइन का अभी भी चांस बना हुआ है। एंड खालिद जमील अभी शॉर्ट मतलब फाइनलाइज नहीं हुए। 1 अगस्त को जब एक्सको की मीटिंग होगी उसमें डेफिनेटली यहाँ पे फाइनल जो अनाउंसमेंट है वो होगा। बट रेस इज गोइंग इंटरेस्टिंग वे, एंड देखते हैं फाइनल डिसीजन एएफएफ की एक्सको कमिटी क्या बनाती है। व्हाट्स योर चॉइस गाइस, स्टीफन कॉन्स्टाइन और खालिद जमील? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थर्ड बात करनी है भाई, हमारे जो फॉर्मर नेशनल टीम के कोच मनोलो मार्केस, उन्होंने एक और इंटरव्यू दिया है। एंड इस बार हिंदुस्तान टाइम्स को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने प्लेयरों के बारे में एक चीज़ इंटरेस्टिंग बोली है। उन्होंने बोला कि इंडियन प्लेयरों में वो थोड़ा सा लैक ऑफ प्राइड था टू प्ले फॉर दी नेशनल टीम। यही सिमिलर सी चीज़ यहाँ पे नेशनल टीम के डायरेक्टर सुब्रतो पॉल ने भी कुछ टाइम पहले बोली थी कि भाई इंडियन प्लेयर्स जब बांग्लादेश के सामने खेल रहे थे तो उसमें वो हंगरनेस नहीं दिख रही थी। एंड ये क्लियरली विजिबल है। आई थिंक जिन्होंने भी रिसेंटली इंडियन नेशनल टीम के मैचेस देखे हैं, चाहे आपने ऑन फील्ड देखे हो वहाँ पे स्टेडियम में जाके या फिर अपने टीवी पे देखे हो, प्लेयरों में वो हंगरनेस, ग्रीड, डिटर्मिनेशन जो नेशनल टीम के लिए खेलने का एक जज्बा चाहिए वो नहीं दिख रहा था। एंड वही वन ऑफ द मेन रीज़न भी है कि आपकी टीम एज अ टीम नहीं खेल पा रही और रिजल्ट भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। जो नया कोच आएगा उसके लिए सबसे पहला टास्क ही वही होगा कि किस तरह से इस टीम में वो नेशनल टीम का के लिए खेलने का जो जज्बा है वो यहाँ पे पहले तो ये कैसे कि रिवाइव करे। वैसे होना नहीं चाहिए, आप अगर नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट होते हो तो वो इटसेल्फ ही आपके लिए भाई वो यहाँ पे अंदर से मोटिवेशन आ जाना चाहिए कि भाई मैं नेशनल टीम को खेल रहा हूँ। लेकिन आई थिंक यहाँ पे जो ड्रेसिंग रूम का पूरा एटमॉस्फेयर है वो आई थिंक नए कोच को आके चेंज करना पड़ेगा। एंड मे बी सम ऑफ दी उस तरह के प्लेयर्स भी उनको कॉल अप करने पड़ेंगे। एंड जो प्लेयर्स यहाँ पे उस तरह की कमिटमेंट नहीं दिखा रहे हैं, चाहे वो अच्छे प्लेयर हो, फिर भी उनको भी आपको ड्रॉप भी करना पड़ेगा। तो इस तरह के टफ डिसीजन भी आपको लेने पड़ेंगे, बिकॉज इट्स अ टीम स्पोर्ट, इट्स नॉट अ इंडिविजुअल स्पोर्ट। तो चाहे एक प्लेयर कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो पूरी टीम को अगर यहाँ पे यू कैन से कि अपलिफ्ट नहीं कर रहा है और पूरे टीम का जो माहौल है उसको ख़राब कर रहा है तो आपको उनको रिमूव भी करना पड़ेगा। वो वाला चीज़ है। अब आपके देखिए नेशनल टीम के कोच एंड नेशनल टीम के डायरेक्टर दोनों ने कन्फेस कर लिया है कि भाई इस टीम में यहाँ पे नेशनल टीम के लिए जो खेलने का
यहाँ पे प्राइड, हंगरनेस, जो भी आप बोलिए, वो तो भाई यहाँ पे रिसेंट टाइम्स में उतना नहीं दिखा है। जो हमारी वुमेन्स टीम में दिख रहा था उस तरह का भी नहीं दिख रहा है। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, जो कि आई थिंक नए कोच को यहाँ पे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा एंड उस चीज़ को लाना पड़ेगा, तभी जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आगे हमारी टीम बेटर रिजल्ट परफॉर्मेंस दे सकती है। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है गाइज यूथ लीग्स के बारे में। सो एस वी ऑल नो कि एएफएफ हर साल अपने कैलेंडर में यहाँ पे सितंबर टू अप्रैल का एक विंडो रख देते हैं कि भाई 8-9 महीने का विंडो है कि जहाँ पे हम कभी भी यूथ लीग करवा लेंगे। एंड पिछले 2-3 साल से हम देख ही रहे कि भाई 2 महीने का या फिर 1 महीने का, 1.5 महीने का आपका अंडर 13, 15, 17 यूथ लीग होता है। लेकिन इसको अगर वो सही तरीके से प्लान करे तो भाई फीफा का ग्रांट भी उनको मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इनको ये भी यहाँ पे आई डोंट नो कि इनको पता है नहीं पता है, लेकिन किस तरह से इनकी प्लानिंग है वो मेरे को पता नहीं। क्योंकि कैम्बोडिया जैसा कंट्री कि जो इतना छोटा कंट्री है, वो भाई अपनी जो अंडर 16 एंड अंडर 18 लीग है उसमें वो 10-10 उनके पास टीम्स हैं। लेकिन वो जो लीग है वो 6 मंथ लॉन्ग यूथ लीग कराते हैं, जहाँ पे प्रॉपर रेस्ट होता है। ऐसा नहीं होता 2-2, 3-3 दिन में मैचेस है, ऐसा नहीं होता, हर वीकेंड और उस तरह से वो मैचेस रखते हैं। प्लेयरों को भी बेटर रेस्ट एंड वो करने का मौका मिलता है। एंड फीफा का रूल यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने कंट्री में 6 मंथ की लॉन्ग यूथ लीग एंड मिनिमम 10 टीम्स के साथ अगर लीग करा रहे हो तो आप फीफा ग्रांट के लिए, फीफा फंड के लिए एलिजिबल हो। तो टीम्स की तो हमारे पास कमी नहीं है एफएफ के पास। हमने देखा है कि अंडर 17 में भी 40-50 प्लस यहाँ पे क्लब्स एकेडमीज पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उसको किस तरह से बेटर वे में यहाँ पे शेड्यूल एंड ऑर्गेनाइज किया जाए कि वो लीग और ज़्यादा लंबी चले। ये जो 2 महीने में आप लीग, यूथ लीग्स खत्म कर रहे हो, हाउ टू मेक इट अ 6 मंथ यूथ लीग, वो यहाँ पे उनका टारगेट होना चाहिए, ताकि आपको भाई फीफा से भी ये एक्स्ट्रा जो ग्रांट है वो मिल पाए। दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। बट उस चीज़ में हम सबको पता है कि भाई एएफएफ की क्या ही हालत है। हम रिसेंटली एएफएफ ने एक मीटिंग भी की थी सभी जो यूथ एकेडमीज क्लब्स है उनके साथ कि भाई इस साल की यूथ लीग्स को किस तरह से किया जाए। तो उसमें उन्होंने आंसर देने की बजाय ज़्यादा यहाँ पे यू कैन से की डिमांड ही की, जबकि क्लब्स एकेडमीज के कई सारे क्वेश्चन थे। आईएसएल क्लब्स एकेडमीज के थे कि भाई अभी आईएसएल की अनसर्टेनिटी है तो थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं। कुछ क्लब्स एकेडमी के अभी जो लास्ट सीजन के भी जो सब्सिडीज है वो नहीं मिले थे। प्लेयर रजिस्ट्रेशन का वो सब इश्यू चल रहा था। फिर आपके TW3 टेस्ट के रिगार्डिंग उनके क्वेश्चन थे। बट एएफएफ ने बोला कि भाई वो सारी चीज़ें हम पे छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि भाई आप फीस कब जमा करेंगे। बस उनका वही चीज़ था, उनका उन्हीं के ऊपर ध्यान था। तो ये चीज़ है कि भाई किस तरह से आप देखिए बाकी छोटे छोटे कंट्रीज़ की जहाँ पे हमारे से कम बजट है बट बेटर प्लानिंग, बेटर प्रोफेशनल है, कि जो जानते हैं कि किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए, किस तरह से उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए रिसोर्सेज यहाँ पे इकट्ठे किए जाए, वो उनके पास नॉलेज है। एंड दैट्स वाई दे आर एबल टू यू कैन से कि ऑर्गेनाइज यूथ लीग्स इन अ मच बेटर एंड प्रोफेशनलाइज मैनर। एक और चीज़ बता दूं मैं, कैम्बोडियन वो जो अंडर 16 अंडर 18 लीग है उनको इस बार ब्रॉडकास्टर भी मिले हैं, सारे मैचेस के लिए नहीं लेकिन लिमिटेड मैचेस के लिए उनको ब्रॉडकास्टर भी मिल गए हैं। सो ये दिखाता है कि किस तरह से अगर आप प्लानिंग करोगे तो ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल है। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई दुरान कप में कल 2 मैचेस थे। यहाँ पे एक तो इंडियन एयरफोर्स वर्सेस साउथ यूनाइटेड एफसी जो कि 3-3 से ड्रॉ रहा एंड डेनियल ने भाई साउथ यूनाइटेड की ओर से हैट्रिक मारा। दूसरा मैच था यहाँ पे आईटीबीपी वर्सेस करबी एंगलोंग का, जो कि आईटीबीपी 2-1 से जीत गया। एंड सुनील छेत्री यहाँ पे कोकराझार में जो मैच हुआ उसमें यहाँ पे गेस्ट के तौर पे भी गए थे, बिकॉज बेंगलुरु एफसी तो दुरान कप में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। सो ये था दुरान कप का अपडेट। एंड लास्ट में बात करते हैं भाई कल खेले गए यूरो वुमेन्स के फाइनल के बारे में, जहाँ पे इंग्लैंड ने भाई अपना टाइटल डिफेंड किया है। जी हाँ दोस्तों, स्पेन को उन्होंने कल फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हरा के उन्होंने अपना जो यूरो वुमेन्स का टाइटल है उसको डिफेंड किया है। 2022 में भी उन्होंने यहाँ पे यूरो जीता था, जहाँ पे उन्होंने जर्मनी को हराया था। इस बार उन्होंने वर्ल्ड कप विनिंग टीम स्पेन को हराया है। सो बैक टू बैक टाइम इंग्लैंड की वुमेन्स टीम यहाँ पे यूरो की चैंपियन रही है। एंड इस बार का जो वुमेन्स यूरो था वो भी भाई काफ़ी धमाकेदार रहा है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।